अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। 1 अक्टूबर 2020 को एहतसाब अदालत से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद 1114 दिन तक यानी 1114 दिन तक इश्तिहारी रहने वाले नवाज शरीफ को 18 मिनट की समाअत के बाद रिलीफ दे दिया गया है। 618 सेकंड्स की समाअत कल हुई और 420 सेकंड्स की समाअत आज हुई, जिसके बाद 8 मिनट तक फैसला महफूज किया गया और बाद में सुनाते हुए नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की इजाजत से 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अल अजीज एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। जिस सिलसिले में नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ अदालत में पेश हुए, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद और अफजल कुरैशी ने दलाइल दिए। दौरान समाअत आजम नजीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, उसमें वारंट मुअत्तल हो गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपके पास वो ऑर्डर्स हैं। आजम नजीर तारड़ ने बताया कि ऑर्डर हो गया है, वकला भी एहतसाब अदालत से आ रहे हैं। बादशाह अदालत ने एहतसाब अदालत के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार करने से रोक दिया और 24 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इससे कबल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत की। जिस सिलसिले में नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा प्रोसिक्यूटर्स अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली पर कल दरखास्त दायर की थी, वो अदालत पेश होना चाहते हैं और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, लिहाजा उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करें। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस नैब कोर्ट 3 का मामला है। इस पर वकील ने बताया कि 24 अक्टूबर को आपकी अदालत में समाअत मुकर्रर है, नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं। नवाज शरीफ के वकील के मौक़िफ़ पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर आज़म के केस का रिकॉर्ड तलब किया। जज ने इस्तफसार किया क्या इस केस में हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की। इस पर वकील ने बताया कि तोशाखाना केस में हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर नहीं की, तोशाखाना केस में वारंट जारी हुए हैं, फैसला नहीं हुआ था। इसहाक डार के इसी नौयत के केस में वारंट मुअत्तल हुए थे। वकील सफाई ने कहा कि नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन तिबी रिपोर्ट भी साथ मुंसलिक कर दी है, वह एहतसाब अदालत में पेश होंगे। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने पर मुल्ज़िम अदालत पेश होता है, जबकि नैब की जानिब से नवाज शरीफ का गिरफ्तारी नहीं है, इसलिए वारंट मुअत्तल कर दें ताकि अदालत आने का रास्ता मिल जाए। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने 2 रिलीफ मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दें। अदालत ने वकील सफाई और नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। बादशाह अदालत ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी और कहा कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को ना आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। आज नवाज शरीफ को अदालत से मिलने वाला रिलीफ तारीखी है। इससे पहले यह सहूलत सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के लिए मौजूद थी, लेकिन वो भी इतनी बर्क रफ्तार नहीं थी जिस बर्क रफ्तारी से नवाज शरीफ को दी गई है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ से पहले ये वसवसे और अफहाम थे कि शायद नवाज शरीफ को ज़मानत ना मिले और मिले तो इतनी आसानी से ना मिले कि वो डायरेक्ट उम्मीदें पाकिस्तान फ्लाइट से उतरे, हेलीकॉप्टर में बैठे और जलसागाह पहुँच जाए। आज नवाज शरीफ की ज़मानत कन्फर्म होने के बाद तमाम चेमगोइयाँ, अफवाहें, साजिशी थ्योरियाँ अपनी मौत आप मर चुकी हैं। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी नविश्ता दीवार है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी एयरपोर्ट से जलसागाह पहुंचाने का प्लान और उनके इस्तकबाल समेत हर बारीक से बारीक चीज़ की प्लानिंग पहले से मुकम्मल हो चुकी है। भारी भरकम अखराजात करके मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान ने अपने खुद साख्ता जला वतन रहनुमा की वापसी को तारीखी बनाने के लिए चलो चलो लाहौर मुहिम पूरे ज़ोर शोर से शुरू कर रखी है। नवाज शरीफ की वापसी तारीखी बनाने के लिए मुस्लिम लीग क्या प्लानिंग कर रही है। नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को 4 हफ्तों के लिए इलाज की गरज से लंदन गए, लेकिन उनके 4 हफ्ते इतने तवील हुए कि 19 अक्टूबर 2020 को अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया, लेकिन वो वापस नहीं आए। इस अरसे से पहले जब वो इक़्तिदार से रुखसत कर दिए गए तो इस्लामाबाद से बजरिया जीटी रोड काफिले की सूरत लाहौर रवाना हुए, जहां उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन बाद में चिरागों में रोशनी न रही और वो जेल के मुक़य्यद होने वाले कैदी हो गए, फिर बीमार हुए, लंदन चले गए। उनके इलाज की गरज से बैरून मुल्क जाने और आज वापस आने को उनकी सियासी जमातें किसी डील का नतीजा करार दे रही है। मुल्क की जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसको किसी डील का शाखसाना कहती हैं। ख़ास तौर पे माज़े जो हलीफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, इस पर क्या कमेंट कर रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाता है। सियासत ने हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं।
एक शख्स की वापसी के लिए, तो हम तो कहेंगे कि ये जो वापसी है देर आए मगर दुरुस्त आए। साबिक जो इत्तेहादी है वो भी इस बात को मानेंगे कि इलेक्शन का बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है। इलेक्शन की ताखीर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोड़ रही है। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी लगभग 4 बरस बाद होने वाली है। ताहम इन 4 बरसों में मुल्क की सियासत में कई करवटें ली हैं। उनकी जमात नून लीग, जिसे जीटी रोड या शिमाली पंजाब में दहाइयों तक सबसे मकबूल जमात समझा जाता रहा है, उसकी मकबूलियत को मुल्क की सियासत के बदलते हालात ने ठेस जरूर पहुंचाई है। तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाबात में फतह ने नून लीग के वोट बैंक में कमी की निशानदेही की। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी पंजाब में नून लीग को लगने वाली सियासी ज़रब की तलाफी कर पाएगी? या सवाल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून को जीटी रोड की जमात क्यों कहा जाता है? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लाहौर तक जीटी रोड पर कई अजला और उनमें मुतादिद कौमी असम्बली के हल्के हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून का हमेशा से वोट बैंक रहा है। मुस्लिम लीग नून की आला दर्जे की क़यादत ज़्यादातर इन्हीं अजला से ही ताल्लुक़ रखती है जो मुल्क की या फिर पार्टी की सतह की फैसला साजी में भी कलीदी किरदार अदा करते रहे। मुस्लिम लीग नून को जीटी रोड की जमात तंजन भी कहा जाता है। मुतादिद सियासी हल्कों की जानिब से यह दावा किया जाता है कि मुस्लिम लीग नून का चूंकि यहाँ वोट बैंक है तो तरक्याती काम भी ज़्यादा यहीं होते हैं ताकि वोट बैंक मजबूत रहे। आदाद शुमार का जायज़ा ले तो 2018 में जब नवाज शरीफ अपनी बेटी समेत पाबंदे सलासल थे तो नून लीग इन अजला की यानी कुल जो कौमी असम्बली की 75 नशिस्तें थी उनमें से सिर्फ 45 पर कामयाब रही। लेकिन इसके बरक्स सन 2013 में इन अजला की कुल सीटें 83 थी और मुस्लिम लीग नून ने 75 पर कामयाबी हासिल की थी। मियां नवाज शरीफ की सियासत की इब्तिदा 80 की दहाई में हुई और जीटी रोड से रोमांस का आगाज भी तभी हुआ। 17 अगस्त 1989 को बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ज़ियाउल हक की पहली बरसी के मौके पर ऑपोजिशन जमातों की क़यादत करते हुए लाहौर से जीटी रोड के जरिए इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया था। सन 2009 में अदलिया बहाली तहरीक हो या 2017 में सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद सियासी माहौल, मियां नवाज शरीफ ने जीटी रोड पर ही मुझे क्यों निकाला और सिविल बालादस्ती का बयानिया अपनाया। शायद यही वजूहात है जिनकी बिना पर चंद सियासी हल्के नून लीग को जीटी रोड की जमात कहते रहे। 19 नवंबर 2019 को मियां नवाज शरीफ इलाज की गरज से लंदन चले गए। 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम इत्तेहाद के गुजरावाला जलसे में मियां नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा था कि सिलेक्टेड यानी उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई को लाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। ये जलसा और इसमें किया जाने वाला खिताब मियां नवाज शरीफ की एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी की बुनियाद बना। अप्रैल 2021 में डस्का की कौमी असम्बली के हल्का NA-75 से मुस्लिम लीग नून की खातून उम्मीदवार कामयाब हुई और यूं नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की मकबूलियत को बरकरार रखा। नवाज शरीफ का 5-6 साल पहले का बयानिया मुझे क्यों निकाला से मुल्क छोड़ने तक उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे नहीं आया था, लेकिन जब वो मुल्क से चले गए तो लोग समझते हैं कि ये हमेशा ही चले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हो, पीटीआई को छोड़ जाने या दीगर जमातों के रहनुमा या फिर सियासी मुबस्सरीन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से पहले पीटीआई की मकबूलियत खत्म होकर रह गई थी और अगर वो मजीद 16 माह हुकूमत करते तो यकीनी तौर पर अवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पर खो चुके होते। शहबाज शरीफ का 16 माह के लिए हुकूमत करना मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी सियासी गलती बन गया और उस वक्त चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत निचली सतह पर खत्म हो रही थी। अप्रैल 2022 में पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद पंजाब और जीटी रोड की सियासत बदलना शुरू हुई, मगर ये अचानक नहीं हुआ। 2018 के इलेक्शंस में पीटीआई के उम्मीदवारों ने इन इलाकों में खुद को रजिस्टर कराया। 17 जुलाई 2022 को पंजाब के 20 सूबाई हल्कों में ज़िमनी इलेक्शंस हुए तो 15 सीटें पीटीआई ने हासिल की। 16 अक्टूबर 2022 को कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शंस हुए जिसमें से 7 सीटों पर चेयरमैन पीटीआई ने खुद इलेक्शन लड़ा और 6 में कामयाब रहे। तब 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई और उसकी लीडरशिप शदीद दबाव में आई, जिसका नतीजा ये निकला कि चेयरमैन पीटीआई समेत कई रहनुमा जेलों में हैं, बाकी पार्टी छोड़ चुके हैं, जो रह गए हैं वो रूपोश है। मगर दूसरी तरफ निचली सतह पर चेयरमैन पीटीआई की अवामी मकबूलियत, मियां शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम 16 माह की माशी हुकूमती कारकर्दगी और मियां नवाज शरीफ की सियासी मैदान से गैर हाजिरी की बदौलत ये बहस जारी है कि नून लीग का वोटर पार्टी क़यादत से नाला है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी अब कितनी मौसर साबित होगी। यार सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में क्या कुछ बदल चुका है। जीटी रोड की तरफ सियासत में एक बड़ी तब्दीली इंतखाबी स्ट्रक्चर की है। आने वाला इलेक्शन गुज़श्ता इंतखाबात से मुख्तलिफ होगा। इलेक्शन लड़ने और वोट लेने का पुराना तरीकाकार अब शायद कारामद ना रहे। इंतखाबी स्ट्रक्चर की तब्दीली धड़े और बरादरी की सियासत पैनल जैसे फरसूदा सांचों को तोड़ती हुई महसूस हो रही है और जीटी रोड के इज़ला में और मुल्हिका इलाकों में मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है। इंतखाबी अमल में बरादरी का फैक्टर कमज़ोर हुआ है। मिडिल क्लास सियासतदानों के खिलाफ रही है और पोलिंग के दिन वोट हमेशा दूर दराज के गरीब तबकात ही ज़्यादा देने आते हैं। अब पीटीआई ने मिडिल क्लास में अपना बयानिया मकबूल किया है और उनका मौरूसी और ख़ानदानी सियासत की
खिलाफ भी एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। मुस्लिम लीग नून मुतबादिल क़यादत पैदा नहीं कर सकी और मुतबादिल नजरिया भी पार्टी के यहाँ पैदा नहीं हो सका। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये वही नवाज शरीफ है जो 1991 में फौज की तश्कील करता दाएं बाजू के इत्तेहाद जिसका नाम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, उसके सरबराह की हैसियत से पहली बार वजीर आजम बने। लेकिन जल्द ही सदर गुलाम इसहाक खान के साथ उनके इख्तलाफात का आगाज हो गया क्योंकि वो तमाम ताकत पर कब्जा चाहते थे। इख्तियार की ये जंग इसके जवाल का सबब बनी और एक कमजोर बगावत ने सदर और वजीर आजम दोनों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। नवाज शरीफ रियासत के दीगर सुतूनों के सामने आने की वजह से दोनों बार अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। पहली बार सदर और दूसरी मुद्दत में फौज के सामने उनको सरेंडर करना पड़ा और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये वही फौज थी जो उनके सियासी उरूज की जिम्मेदार भी थी। दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से नवाज शरीफ के दौर का आगाज़ 1997 में हुआ। उन्हें बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाने लगा, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद यानी 1999 के अंदर मुशर्रफ मिलिट्री कू करते हैं, नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है, फिर एक डील से वो बाहर चले जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो NRO करके 2007 में मियाँ साहब फिर वापस आ जाते हैं, फिर इक़्तिदार में पंजाब में उन्हें हुकूमत 2013 में वो मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर डॉन लीग्स का एक सिलसिला चलता है और मियाँ साहब की हुकूमत को बतौर वज़ीर आज़म उनको घर जाना पड़ता है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जब अगर हम मियाँ साहब की सियासी तारीख उठा के देखें तो जब वो इक़्तिदार से अलहदा हुए तो उसके बाद फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, एक अरेंजमेंट हुई जिसको डील का नाम दिया जाता है। मियाँ साहब वापस आ गए, अब एक बार फिर डील का तासुर मिल रहा है कि एक बार फिर डील हुई है। यानी अगर ऐसा हुआ है तो फिर मियाँ साहब ने तो सियासत में कुछ भी नहीं बदला, यानी मियाँ साहब तो तब्दील नहीं हुए लेकिन अवाम तब्दील हो गए हैं, मुल्क की सियासी हालात तब्दील हो गए हैं। ये कितना फेवर करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? और ये जो तासुर डील का इस वक्त जा रहा है ये उनके माजी के हलीफ यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ भी बहुत मजबूती से कायम हो रहा है। तो पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आज अदालत की तरफ से जो लीगी कायद को रिलीफ मिला है और फिर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, नून लीग तो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने का इरादा रखती है, क्या पीपल्स पार्टी भी इतने प्रोमिनेंट लीडर को वेलकम करने के लिए पहुंचेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ जो है उनको जो है प्रोग्राम नहीं है इस्तकबाल के लिए। PMLN के लीडर आ रहे हैं, PMLN की अपनी पार्टी के वर्कर जाएंगे, हमारी पार्टी कोई ऐसा जो है उनको रिसीव करने के लिए हमारी पार्टी को कोई डेलीगेशन नहीं जा रहा। अच्छा, हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ा क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, 16 माह आप हुकूमत में रहे हैं, तो आपको नहीं लगता 4 साल बाद एक शख्स जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का या विच हंटिंग का शिकार रहा है, ऐसे पॉलिटिकल फिगर या प्रोमिनेंट फिगर का इस्तकबाल के लिए गुडविल जेस्चर के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वेलकम किया? तो नहीं, हम PDM में भी इकट्ठे थे, जब PDM की बनी अपोजिशन जमातें हम इकट्ठे थे, फिर हम कुछ अरसे के लिए PDM से जब हम अलहदा हुए, हम इनकी इत्तेहादी जमात भी थी, एक अच्छा हमारा एक रिलेशनशिप रहा और है भी सही। लेकिन हर इलेक्शन के अपने इत्तेहाद बनते हैं, अपने हुकूमत साजी में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज आपकी पार्टनर्स होती हैं। एक इत्तेहाद था हमारा जो कि अभी मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो चुका है। नए इलेक्शन है, नई बातें, नई चीज़ें, तो जो है अब देखा जाएगा अगले उसमें हम क्या करते हैं। तो कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के यहाँ नवाज शरीफ की वापसी को लेकर डील का तासुर क्यों पाया जा रहा है? देखिए, हम जब अपोजिशन में थे और हमने PTI के चेयरमैन के खिलाफ एक तहरीक शुरू की थी, जब 2018 में उसको इंस्टॉल किया गया था, वो जो है वो सेलेक्ट होकर आए थे और हम कहते कि ये जो किसी के कंधों पे बैठ के बैसाखियों के जरिए आए हैं और PMLN ने वोट को इज्जत दो का एक नारा भी दिया था। एक तासुर ये दिया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं वो भी किसी डील के जरिए आ रहे हैं, तासुर है। और तासुर की फिजा अगर आप देखें कि बहुत से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पे जाते हैं, हमने कभी भी नहीं देखा किसी हाई कमिश्नर ने, किसी जो है वो एम्बेसडर ने किसी को भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सी ऑफ किया हो। यहाँ पर जब लंदन से आ रहे थे, मेरा उस हाई कमिश्नर के साथ बड़ा अच्छा, अपना भी ज़ाती भी अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन वो किस कैपेसिटी में मियां नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ करने आए थे? उनको डेफिनेटली हुकूमत की तरफ से इजाज़त हुई होगी तो वो गए होंगे। दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, फरमाइशी प्रोग्राम के ऊपर चीफ जस्टिस की फरमाइश थी कि मेरे सामने इनको पेश किया जाए और फिर कहा कि अगले ही दिन उनको हाई कोर्ट में पेश किया जाए, तो उनको पता था कि मेरे अगले दिन हाई कोर्ट में जमानत होनी है, तो उन्होंने कहा था कि मैं कल दोपहर के बाद इस्लामाबाद की फलां जगह पर G9 था या G10 था कि मैं जलसा करूँगा, और वो उस दिन उनकी जो है वो रहा भी हो गया और उन्होंने किया। तो अभी तक ये इन्होंने पिटीशन मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं डाली थी और पहले से जलसा अनाउंस हो गया था कि वो जलसे से खिताब करेंगे।
देखें, ये एक जो है वो एक डिबेटेबल है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक कन्विक्टेड हैं। वो अब ये डिबेटेबल है कि कन्विक्शन कैसे है कैसे नहीं है, पर ठीक है गलत है ये नहीं, भी लेकिन डिबेट कोटी है। साहब, मेरा मेरा सवाल ले बड़ा सादा सा है सर। डील मियां नवाज शरीफ साहब की हुई किससे है? क्योंकि आज जो रिलीफ मिला है वो तो प्योरली कोर्ट से, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, दूसरा नैब कोर्ट से मिला है। तो डील करके किससे आ रहा है? अब मेरा जवाब भी सुन लेना। जी। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जेल से गए थे इलाज करने के लिए मुल्क से बाहर, और उसके बाद 4 हफ्ते की उनकी बेल हुई थी कि इलाज के लिए जा रहे, उसके बाद वो एब्सकॉन्डर हो गए। एब्सकॉन्डर की तो राजारी बेल मैं समझता हूँ, मैं बड़े लोग का बड़ा नालायक सा स्टूडेंट हूँ, चलो मिल जाती है। लेकिन आप एक सजा भुगत रहे हैं, वो मैंने पहले कहा कि वो ठीक है या गलत है, वो एक और चीज़ है, वो डिबेट है। लेकिन आप सजा भुगत रहे हैं, आपने वापस जेल जाके ही आपने आगे जाके प्ली करनी है कि मुझे बेल दी जाए, मेरी सजा वो है, और वो भी अगर टाइम बार्ड नहीं है अपील। लिहाजा यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि जुडिशरी ने जो काम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किया है, हम ये उम्मीद करते हैं इस आज़ाद जुडिशरी से कि 24 करोड़ अवाम के लिए भी इसी किस्म का कानून होगा जो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए है। उमरा और गुरबा के लिए अलग कानून नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, कुछ साल पहले जब शहीद अहमद साहब को भी इसी तरीके से बेल दी गई थी, और जब वो दुबई से कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया उन्होंने, जी। तो आपकी चैनल ने भी दिखाया और सारी दुनिया ने दिखाया कि उनको FIA कैसे उठा के ले गई थी जहाज की सीढ़ियों से, तो वो भी एक बेल पे थे। तो एक ये चीजें जो है, ये चीजें जो बातें हो रही हैं कि हमने वोट को, हम तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। आइन में तो ये नहीं लिखा नहीं, ना कि लेकिन नवाज लेकिन कोटी शरीफ साहब, साहब आएंगे। मेरा सवाल वही है ना सर, डील किससे मेरा करके आ रहे हैं सवाल मियां ये साहब? है क्या, देखें, मेरा सवाल ये है क्या पाकिस्तान के आइन में ये लिखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो इलेक्शन होंगे, और आइन को तोड़ा जाएगा, आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं होगा? कहीं पे भी आइन में तो कोई शिक ऐसे मुझे तो नजर नहीं आती। अगर आपको नजर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इलेक्शन होगा, इस आइन में लिखा हुआ है, तो फिर तो ठीक है। नहीं, एक शख्स के लिए आइन को तोड़ा जा रहा है, एक शख्स के लिए आज भी मैं समझता हूं कि जुडिशरी को इस चीज को देखना चाहिए कि आइन तोड़ा जा रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अपने टाइम के मुताबिक नहीं हो रहे। इसके ऊपर मैं समझता हूं कि फाइज साहब से पूरे पाकिस्तान की बहुत सी उम्मीदें थी कि वो आकर बहुत सी चीजें ठीक करेंगे। तो आज इस मुल्क में बगैर आइन के चल रहा है, उसके ऊपर फाइज साहब को चाहिए कि वो सो मोट एक्शन लें और बताएं इस तरह के आइन को क्यों तोड़ा जा रहा है इस मुल्क में। एक कोटी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मियां साहब की वापसी से बहुत देर पहले ही जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये एक स्केजुअल टेंटेटिव अनाउंस कर दिया इलेक्शंस का। वो तो उनकी वापसी से पहले हो गया, तो फिर आपके यहाँ ये तासुर क्यों है आपको पता कि है इलेक्शन इलेक्शंस कब हो रहे हैं? जनवरी के आखिर का शेड्यूल है, तारीख का तो पता नहीं क्या है। और कौन सी डेट को हो रहे हैं? नहीं कोटी साहब, कौन सी तारीख डेट को हो रहे हैं? तारीख तो कोई पता नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तारीख तो कोई नहीं अच्छा, दी। ये मुझे बता दें, हमें तो इलेक्शन लड़ना है, हम नॉमिनेशन पेपर कौन से दिन जमा कराएंगे? नहीं, तो इसका मतलब कि जनवरी में भी इलेक्शंस नहीं हो रहे? भाईजान, अभी तक हम पठान जो है वो ईद का चांद भी बहुत जल्दी देख लेते हैं। अभी तक हमने भी जो इलेक्शन का चांद नजर नहीं आया अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जो है, देखिए दाल सारी काली है, वो कहते हैं दाल में कुछ कुछ काला है। आपने क्या जनवरी के एंड में इलेक्शन होगी? जनवरी के एंड में कोई, हम इंडिया तो नहीं है कि हम पूरा हफ्ता इलेक्शन लड़ेंगे। और जनवरी के एंड तो बड़ा सवाल निशान है कि उसमें तो धुंध भी बहुत ज्यादा होती है। तो हम तो चाहते हैं कि जो है हमें शेड्यूल दे इलेक्शन। चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपने स्पीच में कहा कि इलेक्शन कमीशन हमें शेड्यूल दे, हमें डेट दे, ये मजाक छोड़ दे कि जनवरी के आखिर हफ्ते में करेंगे। आखिरी हफ्ते में से क्या मुराद है? कौन सी डेट तो है? इलेक्शंस को कौन डिले सी करने में nomination? मसलहत आपको क्या नजर आ रही है? देखिए मियां साहब तो 21 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे, जैसे जाहिर है गुमान गालिब है, अब तो 21 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे, तो फिर इलेक्शंस मजीद डिले करने का फायदा मियां साहब को कैसे है, या क्यों आपको लगता है कि माहौल उनके लिए बनाया जा देखिए, रहा है? उन्होंने एक प्रोसेस से गुजरना है ना। उन्होंने कोई 24 तक बेल हुए, उन्होंने फिर अपनी जो है वो कंफर्मेशन करनी, चीजें करनी है। तो कहते हैं कि इलेक्शन क्यों डिले हो रहे हैं, किसके लिए डिले कर रहे हैं, क्या चीज? और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दफा अगर सिलेक्शन हुई तो आवाम जो है वो बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी 60% से अबव जो आपकी जो आबादी है या वो है वो यूथ है। अब वो ज़माने चले गए कि आप इलेक्शन रीड करें, इलेक्शन मैनेज करें, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप अगर सेलेक्ट करके अगर हुकूमत लेके आएंगे तो वो साल 1.5 साल भी नहीं चलेगी, आप देख लें। और ये चीज़ अपने पास आप नोट कर लें, तो अपने पास संभाल के रखें। अगर कोई सिलेक्शन हुई तो सिलेक्शन बहुत देर तक नहीं चलेगी। लेकिन गोटे साहब, इदारों की तो सियासत में मुदाखलत खत्म नहीं हो गई, और इदारे तो न्यूट्रल नहीं हो गए हुए। देखें, इस वक्त भी स्टेट जो है, जो पंजाब में खासकर जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सारी की मैं नहीं गारंटी दे सकता। वो गाड़ियां मुहैया कर रही हैं, लोग मुहैया कर रहे हैं, और जो भी लवाजमात है, चाहे वो बिरयानी हो चाहे कीमे के नान हो, वो मुहैया कर रहे हैं कि
नवाज शरीफ साहब के जलसे में आप लोगों ने जाना है, आप लोगों ने वहाँ पे जलसे को भरना है। जलसे भरने से बक्से नहीं भरे जाते, बक्से जो है अवाम ने वोट करना है। और अगर पीएमएलएन इतनी भी, अगर वो जो है पुरुमीद होती कि उनकी हुकूमत आने वाले, उनको लोग वोट करेंगे, तो जल्दी इलेक्शन के मुतालबा करते हैं। वो इलेक्शन पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वो तो ये कहते हैं कि इलेक्शन खैर है, जितना लेट हो ताकि आवाम हमारी तरफ जो है वो राग होगी, लेकिन आवाम नहीं होगी। जो पंजाब, जो लाहौर उनका गढ़ था, अब उनके लिए गढ़ साबित हो रहा है। लिहाजा इसलिए जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हों। जमहूरियत की बातें क्यों करते हैं? अगर वो आइन की बातें करते, जमहूरियत की बातें करते, जमहूरियत और आइन में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है आप अपनी मर्जी के मुताबिक करें। फिर अगर इस किस्म की सिलेक्शन करनी है इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत ने, तो फिर मेहरबानी करके बस अनाउंस कर दें कि हमने ये करना है। क्यों नहीं कोड़ी साहब, पाकिस्तान के लेकिन साथ पंजाब में या लाहौर में तो नून लीग के लिए मैदान खासा साफ दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ तो इतना टफ जो मुकाबला इस वक्त नहीं दिखाई दे, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है जो ऑलरेडी टूट फूट का शिकार है। तो इसका मतलब नून लीग के लिए पंजाब में तो मैदान खासा तैयार है, और नून लीग जिसको आप गढ़ा कह रहे हैं अपना लाहौर को नून लीग का, वो तो फिर से कला साबित होने जा रही है। ये तो आपकी राय ना, बक्से तो रखे, फिर पता चल जाएगा ना। फिर जब आप बक्से रखे जाएंगे और जब वोटिंग होगी उसके बाद फिर मैं आपके साथ प्रोग्राम करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि आप जिस नज़र से, जिस ऐनक से आप देख रहे थे, अच्छा, तो आप अपनी ऐनक से देख रहे हैं। तो फिर जब टाइम आएगा तो फिर बात कर लेंगे क्या गड़ा था या गढ़ था। अच्छा, एक जलसा नून लीग 21 अक्टूबर को करने जा रही, दूसरा पीपल्स पार्टी मुकाबले में 30 नवंबर को कर रही है लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर। इज इट ट्रू? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कोई फैसला नहीं किया लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने का। सच हमने कोई ऐसा शेड्यूल नहीं दिया, ना हमने किसी अपनी पार्टी को ये ना कोई टास्क ऐसा दिया है। अभी तक हमारा ये फैसला नहीं हुआ इसके ऊपर। कोड़ी साहब, लास्टली ये जितनी रिजर्वेशंस आपकी हैं, क्या मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाने का इरादा रखती है एज फार एज इलेक्शंस और अर्ली इलेक्शंस आर कंसर्न? देखिए, ऑप्शंस हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीसी का इजलास होने जा रहा है उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी कि हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है, हमने अवाम की अदालत में जाना है। हमने माजी में डिक्टेटरों का भी मुकाबला किया है, चाहे वो ज़िया उल हक था या मुशर्रफ था, बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं। तो हमें तो कोई आर नहीं है कि हम अवाम के पास जाएं या अदालत जाएं। ये पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की सीसी ने फैसला करना है कि हमने कौन सा राह इख्तियार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, नवाज शरीफ के लिए तो रिलीफ ही रिलीफ है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई के लिए तकलीफें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इन तकलीफों का जिम्मेदार कौन है? सियासतदानों और लीडर्स की खूबी ये होती है कि वो जब भी किसी तारीख गली या डेड एंड पर पहुंचते हैं तो उनके पास उससे निकलने का रास्ता मौजूद होता है। वो रास्ता मफामत का हो या मजामत का, लेकिन रास्ता ज़रूर होता है। काफ़ी दफ़ा मजामत के बाद बंद गली से निकलने का रास्ता बन जाता है, तो कभी मफामत की वजह से तारीख राहों में रोशनी दिखाई देने लगती है। लेकिन तहरीक इंसाफ के मामले में ऐसी कोई भी तदबीर कारगर साबित नहीं हो रही। उनकी अनगिनत मजामती तहरीकें ना तो उनका साथ दे पाई, और ना ही अब उनका मफाहमाना रवैया या तर्ज अमल किसी काम आता दिखाई देता है। तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शंस अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और किसी नेशनल डायलॉग की मुतमन्नी दिखाई देती है, लेकिन उन्हें इसमें किसी एक कामयाबी नसीब होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि हर तरफ से उनके लिए दरवाजे सख्ती से बंद हो रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब जल्द से जल्द इलेक्शंस चाहते हैं। ये इलेक्शन शायद बहुत पहले हो जाते, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की बेसब्री, हट धर्मी ने उन्हें किसी भी मौके से फ़ायदा उठाने से दूर रखा है। एक वक्त था जब जमान पार्क में टिकट लेने वालों का रश होता था। उम्मीदवार जोक दर जोक टिकट के हुसूल के लिए जमान पार्क के बाहर डेरे डाले रखते थे, लेकिन आज जमान पार्क के बाहर हू का आलम है। अब जोक दर जोक सब रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं। थोक के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज के जरिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कैसे पीडीएम हुकूमत से पहले और बाद में इंतखाबात का मौका मिले और उन्होंने ये तमाम तर मौके ज़ाया किए, इसकी कहानी उन्हीं की जमात से मुंसलिक रहने वाले रहनुमा सुना रहे हैं। गुज़श्ता बरस अदम एतमाद के 1 महीने बाद ही तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस का मौका मिला, और 25 मई को यह ऐलान भी मुतवक्के था, जिस मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बता भी दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने क्रेडिट लेने के चक्कर में लॉन्ग मार्च का ऐलान करके ये मौका गंवाया। माजी करीब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हटधर्मी से इलेक्शंस के मौके कैसे ज़ाया हुए। परवेज़ खटक अब पार्टी छोड़ चुके हैं और अपनी पार्टी बना चुके हैं, इसलिए उनकी बातों पर एतमाद ना भी किया जाए तो आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होने वाले मुज़ाकरात में शरीक मुस्लिम लीग नून के वफ्द के मेंबरान खुद इस बात की तस्दीक करते रहे कि कैसे वो मुतफ़िका लाहे अमल इख्तियार करने के करीब पहुंच गए थे। तहरीक इंसाफ जुलाई और अक्टूबर में इंतखाबात कराने का कह रही थी, जिसके बाद
दरमियानी रास्ता निकालने और नई तारीखों के हवाले से तबादला ख्याल करना था, लेकिन पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। और अब सूरत हाल ये है कि जो दरवाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए खटखटा रही है वो ताहाल सख्ती से बंद है और सरकारी सतह पर ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया कि पार्टी के साथ बात की जाए या डायलॉग का अमल शुरू किया जाए। मुर्तज़ा सोलंकी की शफकत महमूद के साथ मुलाकात के बाद पीटीआई की जानिब से दिया जाने वाला तासुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि निगरान हुकूमत ने ऐसे किसी भी डायलॉग के आगाज़ का फैसला नहीं किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF समेत किसी भी सियासी जमात ने पीटीआई के साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पीटीआई सियासी जमातों और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। सदर अलवी से यह भी दरख्वास्त की गई है कि पीटीआई के लिए सियासी माहौल को साजगार बनाने के तमाम तर स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत का अमल शुरू किया जाए ताकि वो आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले सके। ताहम सदर ने भी अब तक बातचीत का अमल शुरू करने का फैसला नहीं किया और आज पीटीआई जिस बंद गली में मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कोशिशों और काविशों की वजह से। और जब एक बार आरिफ अलवी की कोशिशों से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने जावेद बाजवा से इसरार किया कि पीडीएम की हुकूमत गिरा दी जाए, जिस पर जनरल क़मर जावेद बाजवा ने उन्हें यह कहकर इनकार कर दिया कि वो हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी है, आप असम्बली जाए और खुद गिरा ले। लेकिन इसके बावजूद वो इसमें बाद होने वाली मुलाकातों में ये मुतालबा दोहराते रहे। एक जानिब वो जनरल बाजवा के खिलाफ जलसों में बयानियां बनाते थे तो दूसरी जानिब वो उन्हीं से हिमायत के तलबगार भी थे और उन्हें ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स भी कराते रहे। नाकामी के बाद उन्होंने साइफर को अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। इस मामले को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया कि उनके बयानिए से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलना शुरू हो गई। उन्होंने साइफर न सिर्फ गलत बयानी की बल्कि झूठ भी बोला और इसे अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हुए संगीन गलतियां भी करते गए। उन्होंने अपने बयानिए में सियासत, सहाफत, इस्टेब्लिशमेंट सबको बुरा बनाया। इस दौरान मुबैना ऑडियो लीक के जरिए साइफर का बयानिया भी पाश हो गया। उनके एक साइफर ऑडियो में वो आजम खान को साइफर के लिए उसको खेलने का सबक पढ़ाते रहे कि इस पर हमने खेलना है, जबकि वो दूसरी ऑडियो में ज़रा मोहतात अंदाज में ये भी बताते हुए महसूस हुए कि अमेरिका का नाम लेने से गुरेज किया जाए। जबकि तीसरी ऑडियो में असद उमर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शीरी मज़ारी साइफर से मुतालिक बयानिया बनाने के हिकमत अमली अपनाते हुए दिखाई दिए। उन्हें लगता था कि नवाज शरीफ को जो भी रिलीफ मिल रहा है वो के तहत मिल रहा है और उन्हें जो भी तकलीफें दी जा रही हैं वो नवाज शरीफ की इमा और उनसे किए गए वादों की पासदारी की वजह से दी जा रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक अरसे तक इस्टेब्लिशमेंट के चहेते रहे। इस दौरान अदालतें भी उनकी राह में पलके बिछाती हुई दिखाई दी। उन्हें पैदर पे रिलीफ मिलते रहे। सियासी इंजीनियर्स उनके हक में इंजीनियरिंग पर मामूर थे, इसलिए उन्हें जोम था कि वो सदा वज़ीर आज़म रहेंगे। उनकी गलत फहमी भी थी जो उनको बंद गली में ले गई थी और उन्हें महसूस होना शुरू हो गया कि वो काबिल कबूल हो जाएंगे, वो आर्मी चीफ की तैनाती पर भी असरअंदाज हो जाएंगे, वक्त से पहले इलेक्शन का मुतालबा भी मान लिया जाएगा। फिर उन्हें महसूस हुआ कि सड़कों पर वजामत से आर्मी चीफ और हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्हें अपनी गिरफ्तारी के वक्त भी ये गलत फहमी हुई कि उनकी लाखों की तादाद में उनके लिए लोग बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये भी नहीं हो सका। फिर उन्हें यह लगा कि फौजी तनसीबात पर हमले और फौज के खिलाफ बगावत की फ़ज़ा बनाकर वो अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, लेकिन उनकी ये तदबीर भी उल्टी पड़ गई। अब नज़र आ रहा है कि उनकी हर हिकमत अमली नाकाम हुई है और इसके नतीजे में उनकी जमात बंद गली में जा चुकी है और आइंदा इलेक्शंस में उनके लिए रिलीफ का हर रास्ता बज़ाहिर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यानी अगर ये कहा जाए कि जो कुछ आज पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के साथ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं जिन बैसाखियों के सहारे वो आए थे। जब से वो बैसाखियां हिली, हटा ली गई, तब से की हुकूमत उनका तख्त भी धड़ाम करके नीचे आ गया। हुकूमत पाकिस्तान मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए बहुत सी तजवीज़ पर गौर कर रही है। कर्जों के बोझ तले हुकूमत के पास ऑप्शंस तो महदूद हैं, इसलिए वो कोई नए तरीके पर गौर करने की बजाय पुराने तरीकों से माशी बोझ को कम करने की कोशिश में दिखाई देती है, जो इससे पहले कई मुंतखब हुकूमतों ने भी इनिशिएटिव्स लेने चाहे, लेकिन वो शदीद दबाव और मज़ाहमत की वजह से इन इनिशिएटिव्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बहुत सी हुकूमतों ने कोशिश की कि किसी तरह पेंशन्स में इस्लाहात लाई जाएं, क्योंकि बाज़ महकमों में ये इंतहाई गैर मुसावियाना तौर पर जारी की जा रही हैं। ऐसे केसेस भी सामने आए कि जब पेंशनर्स की वफ़ात के बाद उनकी अहलिया पेंशन की हकदार ठहरी, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद भी पेंशन देने का सिलसिला जारी रहा। अब हुकूमत वक्त इन पेंशनर्स में, उनकी पेंशन में इस्लाहात के लिए पर तोल रही है। इन इस्लाहात में जो तजावीज़ दी जा रही हैं उनमें से कुछ बेहतर है, लेकिन कुछ नहायत मुतनाज़ा भी हैं। खबर है कि दफ़ा और मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस्तिस्ना देते हुए वज़ारत ख़जाना ने पब्लिक सेक्टर के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में संगीन और बड़ी तब्दीलियाँ करने की समरी वज़ीर आज़म को भेजी है, जिसके तहत सिफारिश की गई है कि पेंशन के मौजूदा फार्मूले जिसके तहत पेंशन किसी मुलाजिम की हासिल करदा आखिरी तनख्वाह के मुताबिक जमा की जाती है, उसकी पूरी 3 साल की तनख्वाहों की बुनियाद पर इकट्ठी की जाए। इसने कम्युनिकेशन के फार्मूले में अदायगी के लिए रिटायरमेंट के वक्त इकट्ठी रकम देने के हवाले से भी तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं
और कहा है कि मौजूदा फॉर्मूले के तहत जहां 35% रकम रिटायरमेंट के वक्त यकमुश्त और 65% बाद के बरसों में माहाना 7 की सूरत में दी जाती है, इसकी बजाय 25% रिटायरमेंट के वक्त और 75% बाद के बरसों में माहाना 1/7 पर देने की तजवीज़ है। पेंशन को तीसरी सतह जैसे कि गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को उम्र भर देने की बजाय सिर्फ 10 साल तक देने की तजवीज़ है, लेकिन शोहदा के ख़ानदानों के लिए हद 20 साल और उनके ख़ानदान के माजूर अफराद के लिए और शोहदा की बेटियों के लिए ताहयात जारी रहेगी। तजवीज़ के मुताबिक मुस्तकबिल में पेंशन में इजाफा CPI इंडेक्स के हिसाब से हुआ करेगा, जो कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान 80% था, लेकिन ये इजाफा ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो सकेगा। अफराते ज़र की शरह 10% से ज़ायद होने की सूरत में हुकूमत खुसूसी तौर पर एक एडहॉक इजाफा तजवीज़ कर सकती है, जो अफराते ज़र मामूल पर आने के साथ ही ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्र की मुद्दत पूरी होने से पहले रिटायरमेंट लेने की हौसला शिकनी की जाएगी और रिटायर होने वाले पर कम से कम 3% और ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। ये समरी, जिसका नाम पेंशन इस्लाहात रखा गया है, वज़ीर-ए-आज़म को गुज़श्ता PDM की हुकूमत के दौरान भिजवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुलाजिम को सिर्फ एक पेंशन का इस्तेहकाक होगा, ताहम मुलाजिम को यह हक होगा कि वो ज़्यादा रकम वाली पेंशन का इंतखाब कर ले और दीगर जो पेंशन हैं उनको जाने दें। मौजूदा कवानीन के तहत बच्चे या शरीक हयात की मौत की सूरत में पेंशनर्स के लवाहिकीन को एक से ज़्यादा पेंशन वसूल करने का हक होता है। मिसाल के तौर पर शरीक हयात बच्चों या वालिद के इंतकाल की सूरत में पेंशन एक शख्स को जाती हैं, अलबत्ता सर्विस यानी फ़ौजी नौकरी करने वालों या शोहदा के ख़ानदानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वो अफराद जिन्हें पब्लिक सेक्टर में दोबारा से नौकर रखा जाता है, उन्हें तनख्वाह और पेंशन दोनों के फ़वाइद देने की वफाकी हुकूमत मजाज नहीं होगी। मुतल्लिका मुलाजिम को या तो तनख्वाह और या फिर पेंशन में किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा, और बतौर फ़ौजी नौकरी करने वाले को अगर किसी सरकारी ओहदे में दोबारा से नौकर रखा जाता है तो उसे अलबत्ता तनख्वाह और पेंशन दोनों 60 साल की उम्र तक हासिल करते रहने की इजाज़त होगी। फ़ौज की नौकरी में रिटायरमेंट की औसत उम्र 20वें ग्रेड से नीचे 50 से 52 साल है, 19वें ग्रेड में 46 से 48 साल है, 18वें ग्रेड में 42 से 44 साल और सिपाहियों के लिए 38 से 40 साल है। अब ये मुजवज़ा तरामीम है, समरी कर ली गई है, अप्रूव होती है नहीं, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके पास अपना वोट बैंक लूज़ करने का या उसको मज़ामत का ख़तरा भी होता है, तो वहाँ पर इस तरह के डिसीजन लेना मुश्किल होता है। अब देखना यह है कि क्या ये हुकूमत ये डिसीजन ले पाएगी और इस पर एग्री करने के बाद इस समरी पर दस्तखत भी हो जाते हैं या दिस विल रिमेन हैंगिंग इन द एयर। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।